जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया गया है उस स्क्वाड का जिसने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के। अगर हम उनके नाम बता दें यहाँ पर आपको, तो उसके जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें बाबर आज़म कप्तान हैं, अबरार अहमद, आज़म ख़ान, उनके साथ फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब ख़ान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान ख़ान और ज़मान ख़ान इस टीम का हिस्सा हैं। जबकि रिज़र्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फ़रहान और सलमान अली आगा को भी शामिल किया गया है। याया साहब, ये टीम का ऐलान हुआ है, आप के ख़्याल में ये बिल्कुल मेरिट बेस सिलेक्शन नज़र आती है? देखिए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ कि वहाब रियाज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनसे तुंदो तेज सवालात भी हो रहे हैं। और टीम सिलेक्शन की जहां तक बात है कि किसको शामिल किया गया है और किसको शामिल नहीं किया गया, तो आमिर, इमाद और उस्मान खान वो तो मुझे लग रहा था कि होंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपनी मर्जी और मंशा के तहत उनको रिटायरमेंट वापस लेने पर आमादा किया। और इमाद और आमिर के बारे में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि वो वर्ल्ड कप तक तो आपके लिए अवेलेबल होंगे, आगे का मुझे नहीं पता। उस्मान खान को जहां तक टीम में शामिल करने की बात है, वो तो एक दिन पहले ही चेयरमैन पीसीबी ने कह दिया था कि वो टीम में शामिल होंगे, तो फिर अब उसके बाद कुछ कहने और सुनने की नहीं रहती। लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, और इसीलिए टफ है कंपटीशन के मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पर आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है उस्मान खान के, हमने देखा पीएसएल में इनिंग का आगाज करने के लिए नहीं आए, रन्स उन्होंने किए बतौर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वो नंबर 3 पर खेलेंगे तो फिर बाबर, रिजवान और साइम का जो कॉम्बो है उसमें उनकी जगह कहाँ बनेगी। अगर आप उनको नंबर 4 पर लेकर जाते हैं तो फिर फखर जमान क्या और नीचे आएंगे? तो ये एक सवाल है जो जहन में मौजूद है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक सीरीज के बाद आपने थैंक यू वेरी मच कह दिया है साहिबजादा फरहान को, और 3.5 साल के बाद वो टीम में आए थे और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बुरी नहीं है। तो ये एक सवाल मेरे जहन में, ये एक सवाल आपके जहन में है कि एक सीरीज़ के बाद अगर आपने साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया है, हसीबुल्लाह के साथ भी कुछ ऐसे सलूक हुआ है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। आप हसीबुल्लाह की बात कर रहे थे और साहिबजादा फरहान की बात कर रहे थे याया साहब। हाँ, क्योंकि इस दो प्लेयर्स को सिलेक्ट किसने किया था? यही बाब रियाज जो पिछली सिलेक्शन कमेटी में बतौर चेयरमैन काम कर रहे थे, और अब इस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। तो जिस तरह डाटा एनालिस्ट फैसल साहब से सवाल हुआ कि भाई आपने किस बुनियाद पर आजम खान को रिटेन कर लिया है, तो आजम खान के बारे में उन्होंने डाल के जिन पिचेस के ऊपर हम खेलेंगे और जिन सर्कमस्टांसेस में हम खेलेंगे, तो वहां पर हमने जो है वो मौका देने का फैसला किया है आजम खान को। तो ऐसा लग रहा है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस जो है वो मद्देनजर रखी गई है, और सहाफी भी यही सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने जो टीम का सिलेक्शन किया है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे किया है। फिर उस्मान खान के बारे में वहाब रियाज ने जो बात की कि उनकी पिछले 3 सालों में कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है, लेकिन उनको हमने मौका दिया है क्योंकि अब वो हमारे लिए दस्तयाब है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो जिनकी परफॉर्मेंस रही है उनको तो आपने मौका दे दिया, और जिनको परफॉर्मेंस पर आप पिछली सीरीज में लेकर आए थे, सिर्फ एक सीरीज के बाद आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है। तो ये सवाल है अपनी जगह, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पीजे साहब, साहिबजादा फरहान, उनकी भी पीएसएल में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने किया। लाहौर कलंदर्स मजमूई तौर पर अच्छी जगह पर ख़त्म नहीं कर सकी टूर्नामेंट को, लेकिन साहिबजादा की कारकर्दगी अच्छी रही और उनके पीछे 3 साल का उनका फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस थी। उनको न्यूजीलैंड की टूर पर सेलेक्ट किया गया, उसके बाद उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी। अब आपने टीम का ऐलान किया है तो साहिबजादा आपकी उस जगह पर शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने उस्मान खान पर उस्मान खान को फोकियत दी, साहिबजादा फरहान पर। देखिए, आपके 2 क्राइटेरियंस होते हैं सिलेक्शन के। आप एक बेस बनाते हैं कि आपका क्या फ़र्स्ट क्लास का जो प्लेयर है आप उसको तरजीह देंगे, उसकी परफॉर्मेंसेस गेज करेंगे या पीएसएल की करेंगे। मेरी नज़र में पीएसएल की परफॉर्मेंस आप गेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये T20 है, फास्ट फॉर्मेट का है।
अगर तो आपने T20 पे रखना है तो फिर आप उसको करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म पे जाना है तो फिर आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस काउंट करती हैं। ये दो क्राइटेरियंस हैं जिस पे आप काम करते हैं। अब आपके पास तो डेटा एनालिस्ट आ गए जो कि आपके सारे जवाब दे रहे हैं, बताएंगे कि भाई किस तरह, क्योंकि हमने तो डेटा पे खेलना है ना, सारी चीज़ जितनी भी होगी डेटा पे आप जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट होती इस तरह डेटा के ऊपर ही। तो बेसिकली अगर आप डेटा के ऊपर ही सारा रिलाई करेंगे तो फिर आप छोड़ देना। आज उसने क्या ये इस लड़के ने क्या कहा, इसने जो कैप्टन है बाबर आजम कि भाई ये सारे मुझ पे तनकीद करते हैं, मेरा स्ट्राइक रेट क्या है, मेरा ये क्या है, फलाना क्या है। मैं तो खेलता हूँ अपने 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 तौर और तरीके के साथ, अपने अंदाज के साथ मैं खेलता हूँ। तो ही इज़ राइट ऑन दैट। तो अगर आपने उसकी डेटा एनालिसिस निकालनी है कि हाँ उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, वो इस वक्त इस तरह खेलता है, इस तरह खेलता है, तो क्या आपने उसको सिलेक्ट उस तरह करना है? आपने एक नेचुरल एबिलिटी पे सिलेक्ट करना है। आप कभी भी ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इस पर सिलेक्ट नहीं करते आप, ठीक है, वो एक इंडिकेटर होता है, बट यू डोंट सिलेक्ट ऑन दोस बेसिस ऑफ दैट। आप ग्राउंड की परफॉर्मेंस एंड ग्राउंड की फील के। लेकिन साहिबजादा फरहान को फिर क्यों इसी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे वहाब, उन्होंने उनको सेलेक्ट भी किया, एक ही मौका उनको मिला वहाँ पर न्यूजीलैंड में, और फिर उनको मुंतखब नहीं किया गया दोबारा। यही शाहीन अफरीदी के साथ हैसियत कप्तान हुआ है। देविया, आपने वो सवाल इसका बिल्कुल ऐड कर दिया, बड़ा अच्छा, कि हम कंसिस्टेंट नहीं है और हम ये नहीं चाहते कि अगर आप किसी को किसी स्लॉट पे रखा है, वेदर एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर, आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट आप रिपोज करते ही नहीं हो। आपका एतमाद उठ जाता है। बिकॉज देखो, मैंने पहले कहा है कि हम हैं क्विक ड्रॉ मैग्रॉ, कि हमें वो कहते हैं हमने जीतना ही है। भाई आप जीतोगे भी, हारोगे आप बेहतर खेलोगे, जीतोगे आप उसको रिवाइज अपने आप को करोगे, बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। हमारे में वो चीज़ नहीं है। वी आर इंस्टेंट। क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी भी इस तरह ही होती है कि अगर नहीं किया तो इसको भी बाहर निकाल दो, चेयरमैन नहीं कर रहा चेयरमैन को भी बाहर निकाल दो। हमारे में कंसिस्टेंसी किसी चीज़ के ऊपर नहीं है इमरान, और इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हम पूरे पाकिस्तान में मार खाते हैं। हमें ट्रस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे उसकी फेथ के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, स्किल के ऊपर, आप आगे नहीं जा सकते। याया साहब, ये जो साहिबजादा फरहान और हसीबुल्ला वाला केस है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी की जो सोच में ठहराव नहीं है उसका निशाना बन गए हैं, बावजूद इसके कि साहिबजादा फरहान के बहुत रन्स थे गुज़िश्ता 3 बरस में, जिसका आपने जिक्र भी किया। फिर उन्होंने अगर खिलाड़ियों को PSL की परफॉर्मेंस पर मुंतखब किया गया है तो उन्होंने तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए PSL में भी रन्स किए हैं। देखिए आबिद इमरान साहब, बात दरअसल ये है कि जो नाम है आपके पास सिलेक्शन कमेटी में, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक, उनकी क्रिकेटिंग अहलियत के ऊपर तो आप कोई सवाल कर नहीं सकते। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो PSL में हम टीमों को ड्राफ्ट में मुंतखब होता हुआ देखते हैं और फिर टूर्नामेंट में जाकर उनको स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं, और ये जो आपकी टीम अनाउंस हुई है इसको अगर आप देखें तो एक वाज़ेह तौर पर आपको जो है वो खला नजर आ रहा है। और वो खला ये है कि आपने लड़के नहीं सेलेक्ट करने, आपने टीम नहीं बनानी, आपने जो स्क्वाड बनाना है, आपने ये सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है कि जब आप 11 रुकनी टीम बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब वहाब रियाज जो है वो ड्रेसिंग रूम में टीम मैनेजमेंट का पार्ट होंगे, इंटेग्रल पार्ट होंगे। वो इस बात का तयन करेंगे, वो इस बात का मशवरा देंगे कि किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। तो सबसे पहले जब आप स्क्वाड बना रहे हो तो आपको इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे 11 खिलाड़ी क्या होंगे, और वो जो बाकी 6 खिलाड़ी आपने रखे हैं, 17 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया है कि 11 रुकनी टीम बनाने के बाद जब जहां जिसकी हमें जरूरत होगी वो पार्ट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा है मुझे कि यहाँ पर जो खाली फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको पुर करने की कोशिश की गई है, इसको भी डाल लो, इसको भी डाल लो। आपके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली दिखाई दे नहीं रही है। या तो आप रोल डिफाइन करते कि आप ये बताते कि जी हमने उस्मान खान को रखा है तो जहां उस्मान खान खेलेंगे वहां पर ये नहीं खेलेंगे। आपके पास कोई क्लियर लाइन ऑफ एक्शन दिखाई दे नहीं रहा। आप बाय हुक एंड बाय क्रुक चीजों को लेकर चलेंगे। तो हमने देखा पिछली सिलेक्शन कमेटी जो थी, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज भी जो थे, बातें बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही हार के आपको थप्पड़ पड़े तो फिर आप जो है एकदम झाग की तरह बैठ गए, और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 3 मैच में ये खेलेगा, 2 मैच में वो खेलेगा, आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। आपके पास ये प्लान भी वाज़ेह नहीं है कि इनिंग का आगाज कौन करेगा,
तो ये चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट एक दिन पहले अनाउंस हो रही है, टीम एक दिन के बाद अनाउंस हो रही है, और ये भी बात समझ से बाहर है कि ठीक है, मशावरत अच्छी बात है और चीजों को समझ लेकर चलना जरूरी बात है, लेकिन जिस तरह वीडियो एनालिस्ट फैसल साहब फरमा रहे थे कि भाई बात दरअसल ये है कि हम बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं, इधर बंद कमरे में गुफ्तगू हो कौन सी रही है, सारी चीजें तो बाहर आ रही हैं। और फिर बात दरअसल ये है कि आप हर किसी के साथ जो है मशावरत कर रहे हैं, फैसले आप वही कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल उठेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस सिलेक्शन के हवाले से, और साथ ही साथ जैसा कि अभी याया साहब ने कहा कि एक दिन पहले आपने टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया है, अगले दिन आपने टीम का ऐलान कर दिया है, और आप ये कहते हैं कि हम बंद कमरों में बातें करते हैं। ये बंद कमरों में करने वाली बातें तो बंद कमरों में करें, लेकिन एलानिया तो होना चाहिए ना कि आपका ओपनिंग पेयर कौन सा होगा। न्यूजीलैंड में आपने एक नया ओपनिंग पेयर आजमाया जिसमें आपने बाबर का नंबर 1 डाउन किया, साइम अयूब को ऊपर खिलाया और मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब का तजर्बा किया। यहाँ पर फिर इसका मतलब ये और ज़्यादा तजर्बे पर तजर्बा होगा। इमरान, वो एक कहावत है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो कह तो वो रहे, लेकिन जो याया ने बात की, बात तो वो हो रही है। आप हर चीज़ तो सामने लेके आ रहे हैं, फिर बंद कमरा कौन सा है? देखें, अभी याया एक ने एक कमेंट किया है कि वहाब रियाज सिलेक्ट करेगा, ये करेगा, फलाना, तो उसको अनाउंस कर दो ना चेयरमैन, उसको अनाउंस कर दो, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी या चेयरमैन ऑफ व्हाटएवर। आई मीन टीम डायरेक्टर कर देना, कुछ भी जो कर हो दो। सकता है वो चाहते भी हों। देखो ना, फिर तो आप ये करोगे इन बिटवीन द लाइंस कि वहाब रियाज इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है? अगर यू मेक हिम अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अनाउंस इट। आप ये क्यों बीच में रखा हुआ है? कभी बस जो है 6 ड्राइवर से चलती है, जहाज 6 पायलट से उड़ता है। हर बंदा जो है वो एक ड्राइवर होता है, और एक ड्राइवर के पीछे आपके दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो उस बस को चलाते हैं, या व्हाटएवर यू डू। तो क्रिकेट के अंदर आप एक बंदे को ज़रूर चेयरमैन बनाते हो उसको, बिकॉज समबडी इज गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ना, हर एक की एक अपनी ओपिनियन है, ओपिनियन के अंदर ओपिनियंस डिफर भी कर जाती हैं, बट द चेयरमैन हैज़ टू टेक द क्रेडिट एंड द ब्लेम, कि अगर वो नहीं करेगा, यहाँ आप 7 आदमियों को ब्लेम कर दोगे, किस तरह? मुझे बता दो ना किस तरह करेंगे? यू हैव टू हैव समबडी हु इज द चेयरमैन, वेदर इट इज अ कंपनी, वेदर इट इज एनीथिंग, यू हैव टू हैव समबडी। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि एम्बिग्विटी आप डाल रहे हैं इसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर एम्बिग्विटी डाल रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन क्या कर रहा है। देखो ना, अगर तो यही कर रहा है तो फिर एक आदमी किसी और जो बैठा हुआ है, यूसुफ बैठा है, यूसुफ कहता है मैं करूँगा ये, यूसुफ की बात नहीं सुनी जाती, दूसरा कहता है मैं करूँगा। भाई somebody is going to take charge ना। ये किस तरह आप चला सकते हो? somebody has got to take charge। अगर तो आपने इदारे को चलाना है, there is always one person who is responsible। उसको अथॉरिटी दो, वो करे, उसके नीचे जो है फिर वो अपने आप को गवर्न करे। तो ये बड़ी एम्बिग्विटी है इसके अंदर। अच्छा, इसमें 5 ओपनर्स नज़र आते हैं याया साहब, ये जो हमने आज अभी टीम देखी है, इसमें मतलब साइम अयूब भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी हैं, फिर उस्मान फ़खर ज़मान भी हैं, उस्मान के नंबर के साथ भी खेला जा सकता है। तो आपको लगता है कि ये जो नंबरों के साथ छेड़छाड़ है ये इस तौर पे रहेगी? और आज़म ख़ान की जहाँ तक बात है, साहिबजादा फरहान के स्टैट्स कुछ और बोलते हैं कारकर्दगी के एतबार से, आज़म ख़ान के अदाद शुमार कुछ और बोलते हैं। देखिए हाफिज, बात दरअसल यही है कि आप जो है वो अगर चीज़ों को वाज़ेह कर देंगे तो फिर कोई सवाल होगा नहीं, और फिर आपको अपनी लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो बतानी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है। आपने उस्मान खान को टीम में शामिल किया है, उनका रोल क्या है? ऐसा तो नहीं है कि एक सीरीज के बाद आप उनको निकाल देंगे। फिर मोहम्मद आमिर को आप लेकर आए हैं, आप रोटेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो आप अपनी इब्तिदाइया कलिमात में इस बात का खुलासा कर देते कि ये सारी चीज़ें जिस तरह आपने बताया कि हारिस रऊफ यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो जिस तरह सिलेक्शन कमेटी में शामिल हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि उनको क्रिकेट छोड़नी है या उनको अब बतौर और रोल के अंदर आना है। तो इस तरह टीम के इंतखाब में भी कुछ मामला हैं ऐसे। देखिए बात दरअसल ये है कि अब इन्होंने टीम मुंतखब कर ली है और टीम की परफॉर्मेंस जो है वो उस बात का खुलासा करेगी कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारे सवालात भी हो रहे हैं। जिस तरह आपने आजम खान की बात की, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि जी डेटा के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं,
तो आप ये भी बता देते हैं कि भाई आजम खान की परफॉर्मेंस क्या है जिस परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको मुंतखब कर रहे हैं। फिर आप ये बात कर रहे हैं कि जी हम मिलकर और मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं, तो फिर ये मुझे बताइए कि मुस्तकबिल के फैसले ऐसे तो नहीं होते कि आपने एक सीरीज पहले जिन लड़कों को टीम में रखा था आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उनको बहाल कर दिया है। तो आगे आने वाले मैचेस के नताइज जो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे, लेकिन वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि अभी ये सिलेक्शन कमेटी, वो कहते हैं ना गर्द अभी सही तरीके से बैठी नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता, तो ना होता हो दुनिया में, लेकिन अगर आप कोई फैसला करते हैं तो आपके पास जो है उसका वाज़ेह एक ठोस जवाब होना चाहिए। आपने किसी को चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया, लेकिन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पावर किसके पास, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कौन ताकत किसके पास है। सैयद याह्या हुसैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।